सो हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। ओके, सो देखिए अभी तक जो है हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की खोज हुई थी। फिर हमने काफ़ी सारे थियरीज़ पढ़े, काफ़ी सारे मॉडल पढ़े जो कि एक एटम की स्ट्रक्चर को शो कर रहे थे, एक एटम की स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर रहे थे, है ना। जिसमें हमने थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, देन हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, देन हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर हम जो हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर चुके हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से प्रोटॉन को हम P+ से डिफ़ाइन करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन को हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट जो एटम होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से एक हमारा न्यूट्रॉन होता है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन जो है वो इसकी खोज किसने की एंड न्यूट्रॉन के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे कि आखिर ये किस टाइप का होता है पार्टिकल एंड इसके ऊपर क्या चार्जेस, क्या मास होता है। ओके, सो न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। न्यूट्रॉन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इसकी खोज किसने करी। इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने। ओके, सो दिस पार्टिकल was discovered by जेम्स चैडविक। ओके, सो हमारा न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने खोजा था। ये भी कुछ और नहीं, बस एक और ही सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब है कि जो एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अब मज़े की बात ये है कि न्यूट्रॉन पर ना ही तो कोई चार्ज होता है एंड इसका जो मास होता है वो आपका प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, सो इस पर चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। बेसिकली न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, एंड हम कह सकते हैं दैट इट इज़ एन अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक particle which had no charge, जिसका मतलब है कि उस पर ज़ीरो चार्ज होता है, वो उदासीन होता है, वो न्यूट्रल होता है, एंड मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। यानी कि मास जो होता है वो इसका लगभग उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का मास होता है। ओके, प्रोटॉन का मास हमने कितना देखा था, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, इस तरीके से जो है हम देखते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर ज़ीरो चार्ज होता है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए न्यूट्रॉन जो होता है, हमने क्या पढ़ा था पिछली थियरीज़ में कि प्रोटॉन जो होता है वो हमारा एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्पेसिफिक कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि न्यूट्रॉन जो होता है ये भी प्रोटॉन के ही साथ न्यूक्लियस में पाया जाता है। नियरली क्या होता ही है कि ये जो है सभी एटम्स के, सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक्सेप्ट एक हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है आपको न्यूट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दैट न्यूट्रॉन्स आर present in the nucleus of all atoms except हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्यों नहीं होता है? हाइड्रोजन का जब हम देखते हैं जब हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड एटॉमिक मास भी 1 है। अब एटॉमिक नंबर 1 होने का क्या मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक प्रोटॉन है ना। एक इलेक्ट्रॉन है एंड एक ही प्रोटॉन है एंड यहाँ पर इसका मास भी एक ही है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो भी मास है वो सिर्फ न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन की वजह से है। ओके, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता तो यहाँ पर जो मास है, जो एटॉमिक मास है, उसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही होती, कुछ ज़्यादा होती। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ये जो है सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम पर ही जो है लागू होता है। बाकी के जो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम होते हैं वहाँ पर आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, it is represented as 0n1, यानी कि इसका ज़ीरो जो है क्या है, ज़ीरो क्या है, चार्ज है, एंड ये क्या है, मास है। ओके, क्योंकि हम जो हम प्रोटॉन का जो मास होता है उसको 1 यूनिट बोलते हैं ना। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज 0n1। ओके, जहाँ पर ज़ीरो जो है वो चार्ज को शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, जब हमने हाइड्रोजन के एलिमेंट का सिंबल लिखा था तो हमने 1H1 लिखा था, जहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा था, एटॉमिक नंबर दिखा रहा था, यानी ये 1 जो है ये एटॉमिक मास दिखा रहा था, है ना। अब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि इसमें जो है आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड एक ही प्रोटॉन है, एंड ये जो मास है वो इस प्रोटॉन की वजह से है एंड न्यूट्रॉन नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक मास है ये क्या दिखाता है, ये हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ के जो है वैल्यू हमें इसकी मिलती है। इसीलिए तो अगर हाइड्रोजन के एटम में एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता तो इसका एटॉमिक मास 1 से ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटॉन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो अब जो है हम इसको एज अ फैक्ट अपना लिख लेते हैं दैट mass of an atom is given by the sum of number of protons and neutrons. Okay,
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जहाँ पर हम प्रोटॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं P+ से, एंड न्यूट्रॉन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0 n 1 से। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है इतनी जानकारी न्यूट्रॉन के बारे में जानना काफ़ी रहेगा। अब जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस तरीके से हम उसको शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और किस सेल में कितने, क्या मतलब किस तरीके से भरे जाएंगे। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन in different shells, in different shells। ओके, अब देखिए इतना तो हमें पता चल ही गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे नाभिक से बाहर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। और बाहर कहाँ होते हैं, जो बाहर शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, उनमें जो है ये चक्कर काटते रहते हैं न्यूक्लियस का। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है, इसके लिए जो इस बात पर चर्चा करने की बात है और जो इसके लिए कुछ नियम बनाने की बात है, तो यहाँ पर नाम आता है बोहर एंड बरी का, क्योंकि इन्होंने ही सजेस्ट करा था कि हमें जो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ रूल्स तय करने चाहिए, कुछ नियम बनाने चाहिए। सो it was suggested by Bohr and Bury। सो ये जो है हमारा बोहर एंड बरी का दिया हुआ है, जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आजकल शेल्स में भरते हैं। ओके, अब इसके लिए जो है कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे। So some rules were made for the distribution of electrons, in any energy level। ओके, अब वो क्या हैं वो हम जानते हैं। These are as follows। क्या नियम है भाई, देखते हैं। अब देखो सबसे पहला नियम क्या आता है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी शायद ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी अभी हमने, कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो देखिए हर मतलब ऐसे नाभिक होता है एंड यहाँ पर जो है आगे आगे शेल्स होते हैं, है ना। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर की बात कर रही हूँ। तो एक सेल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनका फॉर्मूला होगा 2n²। ओके, अब यहाँ पर n क्या है, ये नंबर ऑफ़ शेल है कि वो किस शेल की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट सेल की बात हो रही है, सेकंड सेल की बात हो रही है, थर्ड सेल की बात हो रही है, किस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे जा रहे हैं। ओके, सो हम लिखते हैं दैट द मैक्सिमम number of electrons present in a shell is given by 2n²। ओके, सो ये फार्मूला होता है 2n², जहाँ पर n जो होता है वो हमारा ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल का इंडेक्स होता है, वेयर n इज़ ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल
इंडेक्स यानी कि हमसे जो है किस शेल की बात करी जा रही है, किस ऑर्बिट की बात करी जा रही है, ठीक है। अब अगर हम एज अ एग्ज़ाम्पल देखने की कोशिश करें तो एग्ज़ाम्पल में हम क्या देखते हैं दैट, चलिए हाँ ये कलर ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हम के शेल की बात कर लें, फर्स्ट शेल नहीं जो होती है हमारी, फर्स्ट शेल जिसको हम बोलते हैं के शेल, ओके। फर्स्ट शेल है यानी कि n बराबर 1 होगा, है ना। फर्स्ट शेल की बात हो रही है ना, यानी यहाँ पर जो n है वो हमारा शेल को या ऑर्बिट को ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो n बराबर 1 हो गया। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 × 1 का होल स्क्वायर विच विल कम टू 2, ओके। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो सेकेंड शेल की बात करते हैं, सेकेंड शेल जिसको हम कौन से शेल बोलते हैं, यल शेल। अगर यहाँ पर देखें तो हमारा n बराबर जो है वो 2 है, n बराबर 2 है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड शेल की बात हो रही है। अब फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × n का होल स्क्वायर, सो 2 × 4 विच विल कम टू 8, ओके। यानी कि फर्स्ट शेल में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड सेकेंड शेल में जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इस तरीके से जो है हम किसी भी शेल में या किसी भी एनर्जी लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने भरे जा सकते हैं, ओके। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, वो ये है कि किसी भी एक ऑर्बिट में, किसी भी एक ऑर्बिट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 आ सकते हैं, ओके। तभी तो हम बोलते हैं ना कि हर एक जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाह रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2n² वाला यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहे हैं, तो क्या हमेशा 8 ही आते रहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लॉ हमारा किसी भी ऑर्बिट पे जो है लागू कर रहा है। यहाँ पर देखो हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, बट जो सेकेंड लॉ है वो हम बात कर रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें मैक्सिमम जो है हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, ओके। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated in the outermost orbit is 8, यानी कि मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। और क्या होता है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ तो जाते हैं, बट जो बाहर वाली जो शेल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भर सकते हैं जब तक अंदर वाली शेल्स में हम सही से इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूरे भर देते हैं, तब तक जो है हम बाहर वाली शेल में इंटर नहीं कर सकते। सो थर्ड नंबर क्या हो जाता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स are not accommodated in a given shell unless the inner shells आर फिल्ड, यानी कि जब तक अंदर वाली सारी शेल्स हमारी भर नहीं जाती, उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता या वो फुल्ली स्टेबल नहीं हो जाती,
तब तक जो है हम बाहर वाली जो हमारी शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भर सकते। ओके, अब यहाँ से जो है हमारी एक नई टर्म की शुरुआत होती है। ये जो है ये तो कुछ लॉज हो गए। अब हमारी नई टर्म आती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है वैलेंसी। इसी का सारा खेल होता है रिएक्शंस वगैरह में। ओके, सो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी और कुछ नहीं है। वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। ओके, सो it is the number of electrons present. It is the number of electrons present in the outermost shell of an atom. ओके, सो ये जो होती है हमारी वैलेंसी होती है, जहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं। यूजुअली वैलेंसी जो होती है वो और कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी एटम को क्या चाहिए है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही होती है वैलेंसी। ओके, बंधुता। ऑलराइट, अब इसके बारे में बोहर एंड बरी जो हैं उन्होंने एक थियरी रिप्रेजेंट करी थी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर एंड बरी, बरीज थियरी। ओके, अब बोहर एंड बरी ने अपनी थियरी में क्या बोला था वैलेंसी को लेकर, वही जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आउटर मोस्ट शेल में जो एटम है, एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है उसका नंबर है 8। ओके, सो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाते हैं कि क्या क्या जो है बोहर एंड बरी ने बताया था। सो द outermost shell of an atom can accommodate a maximum number of 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। एंड जिन भी एलिमेंट्स की जो आउटर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी कि जो पूर्ण संपन्न होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो जो हैं ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, वो अपना शांत रहते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई हैं अपनी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट एलिमेंट्स हैविंग completely filled, once again कुछ भूल रही हूँ, एलिमेंट्स having shells completely filled with 8 electrons show इस शेल को यहाँ से हटा के आगे लिखते हैं। ओके, सो एलिमेंट्स हैविंग completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity, बहुत कम शो करते हैं
शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। ओके, यानी कि वो अपने शांत रहते हैं, इसलिए उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या कह लें बैलेंसी जो है वो उनकी ज़ीरो होती है। सो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और बैलेंसी इज़ ज़ीरो। अब ये पॉइंट याद करने वाला है कि जो हमारी इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनकी बैलेंसी ज़ीरो होती है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि यहाँ पर जो हीलियम है इन्हीं इनर्ट एलिमेंट्स में से उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हीलियम जो है वो एक एक्सेप्शन का रोल प्ले करता है। ओके, सो हम ये भी लिख देते हैं दैट इन दीज inert elements, helium atom has 2 electrons in the outermost shell, has 2 electrons in the outermost shell. Okay, outermost shell, and all other elements have atoms with eight electrons in the outer shell. ओके, यानी कि बाकी सारे जो होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक हीलियम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ओके, सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ओके, सो हर एटम जो होता है वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है जिस हिसाब से उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ओके, सो वी विल राइट डाउन दैट सो एटम्स वुड रिएक्ट to achieve an octet in the outermost shell. ओके, अब यहाँ पर ये हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने बीच में यूज़ करा है ना। सो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसकी हेडिंग देख के ही पता चल रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि किसी भी एटम की टेंडेंसी, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ओके, एटम टू एटम जॉइन करके, यानी कि वो जो है अपनी आउटर मोस्ट शेल को कितनी फुर्ती के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर सकता है, उसी को जो है हम इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। सो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दैट इट इज़ द टेंडेंसी of elements, it is the tendency of elements to react and form molecules
molecules with atoms of the same or different elements, यानी कि वो चाहे खुद के ही एटम के साथ में मिलकर के कोई और कंपाउंड बनाए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर वो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ ज्वाइन करके जो है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करे। अब ये चीज़ जो होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली जो प्रोसेस होती है, ये या तो एक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को गेन करके, लूज़ करके या आपस में शेयर करके ही हो सकता है ना। तो ये जो होता है हमें डायरेक्टली बताता है कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या है। सो क्या है मैटर दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द number of electrons gained, lost, or shared to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड। ओके, जैसे हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम होता है इसकी वैलेंसी होती है +1, एंड वहीं पर जो हमारा ये फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन जो होता है इसकी बैलेंसी होती है -1। ओके, -1 ये इन दोनों की बैलेंसी होती है। अब अगर देखा जाए तो बैलेंसी का जो नंबर है वो सेम है, बट यहाँ पर साइन अपोजिट है, यानी कि सोडियम में प्लस है एंड फ्लोरीन में माइनस है। अब ज़रा हम इसके डायसेक्शन पर चलते हैं। सोडियम का देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। ओके, वहीं फ्लोरीन जो होता है इसका कितना होता है बताइए। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9, एंड इसकी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 7। ओके, अब इन दोनों को ही 8 नंबर पे जाना है। ओके, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके जो अंदर वाली शेल होगी उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सेम विल बी फॉर इट। ओके, अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रेंट पे ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये रेंट पे ले ले, और या फिर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ओके, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रेंट पे ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो अगर सोडियम के लिए देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज़्यादा सही है 7 इलेक्ट्रॉन्स को रेंट पे लेने से। सो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए जो है इस पर पॉजिटिव साइन लगा है। भाई जो लोग भी दान दक्षिणा देते हैं तो उनको तो लोग पॉजिटिव ही मानते हैं ना, उनको लोग पॉजिटिव नज़र से देखते हैं, छीनने वाले को थोड़ी ना कोई पॉजिटिव नज़र से देखता है। सो दैट इज़ वाई सोडियम जो होता है इसकी वैलेंसी +1 होती है, क्योंकि ये क्या करता है, इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ओके,
एंड वहीं फ्लोरीन की बात करें तो इसकी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। एंड इसके पास चांसेस हैं दैट ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यानी कि किसी से छीन ले, या फिर ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको दान में दे दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन ने सोचा कि हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन के मैं थोड़ा बुरा बन जाऊँ, बट यार अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन छीनना ज़्यादा सही है। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, गेन कर लेता है, और इसीलिए जो है इस पर माइनस का 1 आ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का मानना था कि प्लस का 7 लेने से अच्छा है कि मैं माइनस का 1 ले लूँ, मैं उसमें ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगा। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको जो है वैलेंसी एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड या प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू, बाय।